जी बच्चों, अभी हम लोगों ने जो है वेव्स में मोस्टली टॉपिक्स तो क्लोज कर लिए हैं और कवर भी कर लिए थे, कुछ में न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे। कुछ हमने जब यशस्वी वेव्स पढ़ रहे थे उसमें भी इक्वेशन तो जनरेट कर लिया था, और बीट्स के भी जो हमने जो इक्वेशन जनरेट कर लिया था कि बीट्स होता है क्या है, यशस्वी वेव कैसे जनरेट करते हैं, इक्वेशन कैसे निकालते हैं, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चंस नहीं करे थे। तो आज मेरे माइंड में ये आया कि उस पर कुछ एक दो क्वेश्चन कर ले, जो प्रीवियस इसके क्वेश्चन से मिलते जुलते अगर क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारे कुछ जो क्वेश्चन करने की जो हैबिट होगी वो थोड़ा क्लियर हो जाएगी। तो हमने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लिए हैं जो नीट में आ चुके हैं। बहुत टफ क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए कि इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। ए ट्रांसवर्स वेव्स इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। For the value of lambda is the maximum particle velocity is equal to 2 times of the wave velocity। पहला क्वेश्चन ये कहता है। दूसरा यशस्वी वेव का इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें वेलोसिटी निकालनी है। तीसरा बीट्स का इक्वेशन दिया हुआ है, बीट्स हमें पता है, उसमें वेलोसिटी ऑफ द साउंड निकालनी है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन मैंने लिए हैं और कोई जरूरी नहीं है, यू शुड हैव सम प्रॉपर आइडिया क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब इजी क्वेश्चन जब सॉल्व करना स्टार्ट को तभी तो टफ क्वेश्चन करने की हैबिट बनेगी। लेकिन अब जैसे ये इक्वेशन है, आपका इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू y0 साइन दिस इज 2 पाई लैम्डा bt माइनस x। इसमें सिंपल कैलकुलेशन, पार्टिकल वेलोसिटी निकालनी, इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या हो जाएगा y0 2 पाई v अपन लेमडा कॉस bt माइनस एक्स। सिंपल सा इक्वेशन है। अब कहता है क्या है कि लेमडा की किस मैक्सिमम वैल्यू के लिए जो है पार्टिकल वेलोसिटी वेव वेलोसिटी डबल हो जाएगी। तो यू मैक्स आपको पता होना चाहिए। यू मैक्स कब जो है मैक्सिमम होगा y0 2 पाई v अपन लेमडा। ये वैल्यू जो है ना कि जीरो होनी चाहिए। ये वैल्यू जीरो होगी तो काश जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो आपका ये हो जाएगा यू मैक्स इक्वल टू दिस वन। और आपके यू मैक्स दिया हुआ है मैक्स इक्वल टू 2v। अब यदि इक्वल कर दो, यहां पुट कर दो y0 2 पाई v अपान लेमडा इक्वल टू 2v, राइट। यही तो है। अब ये 2 क्रॉस हो सकता है, ये भी क्रॉस हो सकता है, तो लेमडा इज इक्वल टू पाई लेमडा 0। ये आपका इक्वेशन में आ गया। यही हमारा जो है कि सोल्यूशन हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था। सिंपली आपको डिफरेंशिएट करना था, डिफरेंशिएट करके पार्टिकल वेलोसिटी निकाल लेनी थी। जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको पुट कर देना है। और मैक्सिमम यू मैक्स कब होगा आपको पता होना चाहिए। काश जीरो की वैल्यू 1 होती है, जीरो अगर होगा तभी तो मैक्सिमम होगा। तो वहां ये आपका क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पुट कर दोगे तो आपका इक्वेशन बन के आएगा। ये क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी वेव का इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें केवल इक्वेट करना है आपको। a0 y इक्वल टू a साइन ओमेगा t इंटू कॉस kx। इससे इक्वेट कर लेना आपको, सिंपल सा यही से करना है। तो अब ओमेगा क्या है, ओमेगा की जगह क्या दिया हुआ है 100 एंड के जगह क्या दिया हुआ है 0.1। ये दो दिए हुए हैं आपको। तो यू शुड हैव ओमेगा की जगह पे 2 पाई अपान टी लिख सकते हो इक्वल टू 100, राइट। और के की जगह पे आप लिख सकते हो 2 पाई अपान लेमडा इक्वल टू 0.1। तो यहां से आप टी निकाल सकते हो, टी इक्वल टू पाई अपान 50 हो जाएगा। और इसमें क्या हो सकता है लेमडा इक्वल टू 2 पाई अपान 0.1 इक्वल टू 20 पाई हो जाएगा। और वेलोसिटी आपको निकालनी, वेलोसिटी इक्वल टू व्हाट लेमडा अपान टी। लेमडा की वैल्यू पुट कर दो 20 पाई अपान 50। जो वैल्यू पुट कर दो, सोल्यूशन जो कर लो, सॉल्व कर लो, जो आपका इक्वेशन आ जाए। सॉल्व करने पर जो क्वेश्चन आया मतलब आपका क्लियर हो जाए, वैल्यू आ जाएगा, आपका वेलोसिटी ऑफ वेव आ जाएगी। टफ क्वेश्चन हमने नहीं लिया है, हमने सब ये लिया है कि थोड़ा सा माइंड को थोड़ा सा क्लियर करना है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं।
इक्वेशन की बात है, इक्वेट करने की जरूरत है, इक्वेट कर लोगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से टू वेव ऑफ द लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर एंड 51 सेंटीमीटर प्रोड्यूसेस 12 बीट्स पर सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड। बीट क्या होता है? बीट्स इक्वल टू τ1 माइनस τ2। ये 12 दिया हुआ है, इसको आप वेलोसिटी ऑफ द साउंड सेम है, तो v अपॉन 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 2। यही कर लोगे आप, लैम्डा 1 की वैल्यू पढ़ दो, लैम्डा 2 की वैल्यू पढ़ कर दो, और बीट की वैल्यू हमने ये कर दिया, सॉल्व कर लोगे और वेलोसिटी ऑफ साउंड की वैल्यू आ जाएगी। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा आइडिया ये होना चाहिए, क्वेश्चन को उससे सॉल्व करना चाहिए, राइट। तो ये स्टैटिस्टिक्स वेव पे क्वेश्चन हो गया, दो इक्वेशन थे, इसको कैसे सॉल्व करना था, और बीच का क्वेश्चन हो गया। अभी एक थोड़ा सा और भी है, थोड़ा सा एंड करेक्शन कैसे निकालते हैं वो थोड़ा आइडिया होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा रेजोनेंस की केस में थोड़ा देख लेंगे, एक क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट। अकॉस्टिक, अकॉस्टिक होता है क्या वैसे? अकॉस्टिक इज द ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम क्या डील करते हैं, प्रोडक्शन, रिसेप्शन एंड प्रोपेगेशन ऑफ द साउंड। तो हम इस साइंस के इसमें क्या डील करते हैं, मेथड ऑफ प्रोडक्शन, रिसेप्शन एंड प्रोपेगेशन ऑफ द साउंड। ये जो एकॉस्टिक ऑफ बिल्डिंग जो होता है, स्पेशली हम सिनेमा घर में यूज करते हैं, हॉल वगैरह बनाने में यूज करते हैं, जहां मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है, राइट। तो एकॉस्टिक में एक सबसे बड़ा चीज आता है रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन होता है क्या है बेसिकली, अगर बाई लेमन लैंग्वेज की बात करें, रिवर्बरेशन, सपोज कोई साउंड सोर्स है, अगर उसने जो साउंड एमिट करना बंद कर दे, लेकिन उस पर्टिकुलर हॉल में जहां वो साउंड सोर्स एमिट कर रहा होता था, अगर उसने साउंड सोर्स एमिट करना बंद कर दिया, बट जो है वहां मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से, चाहे वो सीलिंग हो या वॉल हो, अनदर मटेरियल हो या नंबर ऑफ पर्सन अवेलेबल हो हॉल में, उसके वजह से वो जो साउंड परसिस्ट करता है। इवन साउंड सोर्स हैज स्टॉप्ड या सीज्ड टू एमिट द साउंड। तो परसिस्टिंग ऑफ साउंड, when sound source has stopped to emit the sound wave in the hall or at a particular place, that is due to reflection, a multiple reflection of sound due to, it could be wall, ceiling and the material available in particular hall or particular place. So persistent of sound is basically the phenomena called reverberation. रिवर्बरेशन वाला फंडा थोड़ा सा थ्योरेटिकल लैंग्वेज है, ये बेसिकली ये एकॉस्टिक ऑफ बिल्डिंग में यूज होता है। एकॉस्टिक मींस मेथड ऑफ प्रोडक्शन, रिसेप्शन एंड प्रोपेगेशन ऑफ द साउंड, राइट। तो ये चीज हो गई हमारी रिवर्बरेशन, परसिस्टेंस ऑफ ऑडिबल साउंड। इवन साउंड सोर्स हैज स्टॉप्ड टू एमिट द साउंड, वो किसके वजह से होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम वॉल, सीलिंग एंड अदर मटेरियल अवेलेबल इन द पर्टिकुलर हॉल या पर्टिकुलर प्लेस, राइट। तो अकॉस्टिक में रिवर्बरेशन भी यूज होता है। इसी में आता है रिवर्बरेशन टाइम। रिवर्बरेशन टाइम भी बहुत अच्छा पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, नीट में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं रिवर्बरेशन टाइम की वजह से। टाइम टेकन टू फॉल इट्स इंटेंसिटी फ्रॉम ओरिजिनल वैल्यू, अपनी ओरिजिनल वैल्यू को मिलियन टाइम जो है वो, मतलब कह सकते हो कि टाइम टेकन टू फॉल फ्रॉम इन इट्स इंटेंसिटी, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू की मिलियन वैल्यू जो एक्चुअली उसकी इंटेंसिटी से अगर फॉल होती है, उसमें जो टाइम लगता है, दैट कॉज रिवर्बरेशन टाइम। टाइम टेकन टू फॉल इन इट्स इंटेंसिटी फ्रॉम ओरिजिनल आफ्टर इट वाज स्टॉप्ड। साउंड सोर्स जो एमिट कर रहा था, अगर उसे स्टॉप कर दिया, लेकिन उसमें जो इंटेंसिटी थी उसका मिलियंथ ऑफ टाइम जो है लगे उसको स्टॉप करने में, उसकी इंटेंसिटी कम होने में जो टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड रिवर्बरेशन टाइम, ठीक है। अगर डिफिनीशन की बात करते हैं, टाइम टेकन टू फॉल
इन इट्स इंटेंसिटी फ्रॉम द ओरिजिनल, उसकी जो एक्चुअल जो एमिट कर रहा था, राइट, मिलियंथ आफ्टर इट वाज स्टॉप्ड, राइट, मतलब मिलियंथ ऑफ टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वैल्यू जो है फॉल करने में जितना टाइम लगाता है फ्रॉम ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, दैट इज कॉल्ड रिवर्बरेशन टाइम। वो डिपेंड क्या करता है, साइज ऑफ द हॉल, एब्जॉर्बन मटेरियल्स जो यूज किया गया है, नेचर ऑफ द प्रोग्राम जो वहां चल रहा होता है हॉल में, राइट। तो ये सिंपली थोड़े डिफिनीशंस हैं, तो माइंड में होना चाहिए। अकॉस्टिक क्या होता है, रिवर्बरेशन क्या होता है, रिवर्बरेशन टाइम क्या होता है, राइट। तो इस डिफिनीशन थोड़ा माइंड में होना चाहिए, ठीक है। इसमें अभी एक फॉर्मूला है, उसको अभी बताता हूं। उस पर क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं, नीट और जेई में भी आ चुका है, राइट। तो थोड़ा जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कंडीशंस हैं जो रिवर्बरेशन के लिए जो डिपेंड करती हैं, उसको अभी बताते हैं सच, ठीक है। अभी हमने जो रिवर्बरेशन टाइम जो हमने आपको एक्सप्लेन किया था, तो उसको जो है सोबिन फार्मूला के थ्रू उन्होंने एक एक्सप्लेन किया था। अगर हाल में जो है रिवर्बरेशन टाइम को ऑप्टिमम बनाना है ना, तो वो कभी ज्यादा हाई होना चाहिए और ना ज्यादा कम होना चाहिए। उसको ऑप्टिमम बनाने के लिए सोबिन ने एक रिलेशन बनाया था, दैट इज रिवर्बरेशन टाइम ऑफ हॉल दैट इज इक्वल टू 0.16 V is the volume of hall in a cubic meter divided by summation of AS. Summation of AS is the total absorption of the hall. Total absorption of the hall, जिसमें S1, S2 and so on area of various surfaces, चाहे वो वॉल हो या सीलिंग हो, इस तरीके से, and A1 and A2 and so on, this is absorption coefficient of various surfaces. सीलिंग हो गया, वॉल हो गया, एंड अदर मटेरियल अवेलेबल, राइट। तो ये रिलेशन जो है हमारा जो है आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए, जो सोबिन ने जो अपना फार्मूला दिया था फॉर द टू ऑप्टिमाइज द रिवर्बरेशन टाइम। इस फार्मूले पे कई क्वेश्चन आ चुके हैं। रिवर्बरेशन टाइम इज इक्वल टू 0.16 V अपॉन समेशन ऑफ सिग्मा, समेशन ऑफ AS में V the volume of hall in cubic meter and sigma of AS is total absorption of the hall, right। तो ये फॉर्मूला आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। अब क्या है, उस रिवर्बरेशन टाइम को ऑप्टिमम करने के लिए बिल्डिंग में क्या चीज होना चाहिए, हॉल में क्या क्या चीज जो अरेंजमेंट करना चाहिए। पहली बात तो ये होना चाहिए, उस हॉल में जो वॉल वगैरह करने के लिए क्या होता है, उसको एब्जॉर्प्शन मटेरियल यूज करना चाहिए। हॉल में वॉल को ऐसा अरेंजमेंट करना चाहिए, ऐसा मटेरियल यूज करना चाहिए जो साउंड को एब्जॉर्ब कर सके। उसमें एस्बेस्टस आता है, परफोरेटेड कार्डबोर्ड आते हैं जो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दूसरा चीज होता है जो फ्लोरिंग होती है, वो भी ऐसा होना चाहिए कि साउंड को एब्जॉर्ब कर सके, सो दैट मल्टीपल रिफ्लेक्शन ना हो पाए। अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा तो इको आएगा, राइट। तो उसको ऑप्टिमम करने के लिए, यानी कि ऑप्टिमम टू रिवर्बरेशन टाइम को ऑप्टिमम करने के लिए, ना तो वो ज्यादा हो ना लो हो, उसको करने के लिए कि फ्लोरिंग सही होनी चाहिए और उस हॉल में हैवी कर्टन ऐसे होने चाहिए कि आपस में फोल्ड होना चाहिए, कुछ जगह पे ओपन होना चाहिए। अगर ऐसा भी हॉल में अगर नंबर्स ऑफ ऑडियंस ज्यादा होंगे तभी इको कम आएगा। तो दिस काइंड ऑफ जो प्रॉपर्टी यूज करते हैं फॉर ऑप्टिमाइजिंग रिवर्बरेशन टाइम। थोड़ा एक और डिफिनेशन आता है हमारे पास, थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग्स। थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग क्या होता है, दिस इज लोएस्ट इंटेंसिटी दैट कैन परसीव्ड बाय ह्यूमन ईयर। जो थ्रेशोल्ड होती है, थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग क्या होती है, दिस इज लोएस्ट इंटेंसिटी जो है, दिस इज लोएस्ट इंटेंसिटी टू विच ह्यूमन हेयर कैन, जो हमारा जो ह्यूमन हम लोग यानी कि ह्यूमन ईयर कैन परसीव, सुन सकती है, ठीक है। अब साउंड वेव की जो है कि जो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 10 मेगाहर्ट्ज, 10 हर्ट्ज होती है। लेकिन उसकी जो अगर हम देखा जाए ह्यूमन के लिए क्या होगा, 10 to the power -12 वेबर पर मीटर स्क्वायर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। ये थ्रेशोल्ड
ऑफ हियरिंग कह सकते हो, या थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी बोल सकते हो। ठीक है, मतलब ये कह सकते हो भाई साउंड की जो है आपकी तो लिखा हुआ है, उसकी जो है फ्रीक्वेंसी कितनी है, टिल 10 हर्ट्ज तक जो है ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन ईयर जो है कैन रिकॉग्नाइज, सुन सकती है और रिकॉग्नाइज भी कर सकती है। लेकिन मिनिमम जो कहते हैं थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग कितने की, मिनिमम इंटेंसिटी दैट कैन बी परसीव्ड बाय ह्यूमन ईयर, उसको बोलते हैं 10⁻12 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इस इंटेंसिटी तक जो है ह्यूमन जो ईयर होगा दैट कैन परसीव, सुन सकती है, कह सकते हैं। और वेबर और फैक्नर लॉ ने जो डिसाइड रिलेशन निकाला था लाउडनेस और थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी के बीच में रिलेशन निकाला था, L is equal to log 10 I/I0। दिस इज इंटेंसिटी ऑफ कह सकते हैं आप लाउडनेस, और दिस इज थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी। ये वेबर और फैक्नर लॉ ने निकाला, रिलेशन निकाला बिटवीन लाउडनेस एंड लाउडनेस इंटेंसिटी एंड थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी, राइट। तो थोड़ा सा सिंपल सा एक थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग अगर कोई पूछता है तो आपको कैसे पता लगना चाहिए क्या कहना चाह रहा है, कि दिस इज मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ द साउंड which can human ear can perceive, तो सुन सकता है, मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड कह सकते हो आप, राइट। तो ये रिलेशन आपके माइंड में होना चाहिए जो वेबर और फैक्नर ने बनाया था, एक लॉ निकाला था, ये रिलेशन आपके पास माइंड में होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन आए हैं, ऐसा नहीं है इस पे, ठीक है। फिर कहते हैं कि म्यूजिकल स्किल क्या होता है, ये भी थोड़ा डेफिनेशन माइंड में होना चाहिए। म्यूजिकल स्किल का डेफिनेशन, म्यूजिकल स्किल क्या होता है, सीरीज ऑफ नोट्स होते हैं, जैसे अब हमारे जो इंडियंस में क्या होता है, सा रे गा मा पा दा नी सा, तो सीरीज ऑफ नोट्स whose fundamental frequency have finite ratio and produce, उसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होंगी, जो नोट्स होंगे उनके जिनके जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है फाइनाइट रेशियो, और प्रोड्यूस प्लीजिंग इफेक्ट टू द ईयर। म्यूजिक में ओबियसली तो होता है सा रे गा मा पा दा नी सा, इंडियन ने बनाया है, तो उसपे जो है सीरीज ऑफ नोट्स होते हैं और उनके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बीच में फाइनाइट रेशियो होता है जो ईयर को सूदिंग इफेक्ट देता है। उसमें क्या होता है, डायटोनिक होता है जिसमें 8 नोट्स होते हैं, वही सा रे गा मा पा दा नी सा, ठीक है। 8 नोट्स हो गए, उसमें 8 स्केल्स हो गए, सा रे गा मा पा दा नी सा। तो इसी को बोलते हैं म्यूजिकल स्केल, मींस a series of notes whose fundamental frequency have finite ratio and gives a pleasing effect to the human ear, right। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन है, थोड़ा सा माइंड में होना चाहिए, ठीक है। अब रिवर्बरेशन टाइम निकालने पे जो हम नोटिस किए थे कि व्हाट इज द रिवर्बरेशन टाइम, उस पे जो है सीपीएमटी में एक क्वेश्चन आया हुआ है। टफ क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि कोई रूम है जिसमें जो है टाइम ऑफ रिवर्बरेशन है 1 सेकेंड, अगर जितने डायमेंशन रूम के हैं उसको अगर डबल कर देते हैं तब रिवर्बरेशन टाइम कितना होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला कितना होता है, T इक्वल टू 16V/S, राइट। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, T2/T1 इक्वल टू V2/V1 इंटू S1/S2, क्योंकि इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं, यानी कि इंप्लाइज T प्रपोर्शनल टू V/S। सारे डायमेंशन को डबल करना है, अगर वॉल्यूम को डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, वॉल्यूम मतलब क्यूब में होगा ना, 8V हो जाएगा, और दिस इज V, और इसको डबल करना है
एस अपन, इसको डबल करोगे एरिया है तो ये 4 हो जाएगा, 4s हो जाएगा, एस कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो T2 इक्वल टू 2 इंटू T1 और राइट। ऐसे ही तो होगा 2T1 2 इंटू और T1 इक्वल 1, तो यानी कि 2 सेकेंड। यानी जब उसके सारे डायमेंशन को जब डबल कर दोगे तो जो नेक्स्ट जो रिवर्बरेशन टाइम निकल के आएगा वो 2 सेकेंड निकल के आएगा। तो एक क्वेश्चन आपका यूज हो गया कि रिवर्बरेशन टाइम का जो इस फॉर्मूले जो सुविन का फॉर्मूला था उसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफली इसमें क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है, माइंड में होना चाहिए सुविन वाला फॉर्मूला। ठीक है, ओके गुड।